हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एक्सप्रेस में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने थर्ड राउंड ऑफ अनाउंसमेंट्स करी थी 20 लाख करोड़ पैकेज को लेकर, उसका मेन फोकस किस पे था और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब फेज़ 4 लॉकडाउन की घोषणा करी तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किया था। ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर जो बाकी की डिटेल्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लगातार दे रही हैं। तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब तक हो चुकी हैं। तो थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो मेजर फोकस था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर या जो उससे रिलेटेड जो उसके एलाइड एक्टिविटीज़ हैं जैसे फिशरीज़ है, डेयरी है, उन पर था। तो टोटल 11 मेजर्स की घोषणा करी गई। इसमें से जो 8 मेजर्स थे वो कहीं ना कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स या स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने से लेकर थे। बाकी जो 3 अनाउंसमेंट्स थी वो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड थी, ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और कम्पिटिटिव बनाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो 8 मेजर अनाउंसमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड थी वो क्या थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एक फंड तैयार करने की घोषणा करी है। और ये फंड जो बेसिकली ये होगा आपका बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसके अंडर आपकी कोल्ड चेन्स, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे यार्ड्स जहाँ से आपका जो खाद्य पदार्थ हैं वो ट्रक्स में लोड किए जाते हैं या ट्रक्स से ट्रेन्स में लोड किए जाते हैं, वो उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये जो फंड है ये आपका फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या एग्रीगेटर्स हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो एक आधारभूत ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करना, ताकि जो कल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सके। प्लस यदि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं कंट्री में तो इससे जो किसान होगा उसको फ़ायदा होगा। उसको ओवरस्टॉक होने पे वो अपनी फसल फेंकने पे मजबूर नहीं होगा, वो उसको स्टोर कर सकेगा। ठीक है, खासकर पेरिशेबल फूड आइटम्स के केसेस में। दूसरी मेजर अनाउंसमेंट्स हुई वो ये हुई कि जो एक 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है या पैकेज अनाउंस किया गया है माइक्रो फूड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए। तो बेसिकली इसका फोकस कैसे ही इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका फोकस जिन पर दुनिया का फोकस बढ़ता जा रहा है। जैसे रागी है, ये कर्नाटक में होती है। तो बेसिकली आजकल ग्लूटेन फ्री आटे का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे जैसे डायबिटीज़ वगैरह कंट्री में बढ़ रही हैं। तो ये रागी कर्नाटक में बहुत होता है। इस तरह मखाना है, ये बिहार में बहुत होता है। मखाना एक ऐसा फूड है जिसके अंदर कोई फ़ैट नहीं होता, इसे आप खाओ तो आपको फ़ैट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की तरफ कहीं ना कहीं दुनिया का फोकस बढ़ रहा है। तो उसको लेवरेज करने के लिए या उसका फ़ायदा उठाने के लिए सरकार क्या करेगी, जो MFEs हैं, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं, या FPOs हैं, फार्मर फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनकी हेल्प से एक पर्टिकुलर स्टेट में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे करीब 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो हमारे जो ये फार्मर MFEs जो प्रोड्यूस करेंगी, ये जो मखाना या रागी वगैरह जो भी प्रोड्यूस करेंगी, इसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसकी ब्रांडिंग की जाएगी, पैकेजिंग की जाएगी और इनको ब्रांड्स में तब्दील करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया था, कहीं ना कहीं उस लाइन में भी फॉल करता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तीसरी जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो थी आपकी जो फिशरीज़ है उससे रिलेटेड। तो बेसिकली 20,000 करोड़ की हेल्प से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा करी गई है। इसमें ये जो 20,000 करोड़ है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 11,000 करोड़। इसकी हेल्प से जो आपकी मरीन है या इनलैंड फिशरीज़ है या एक्वाकल्चर है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। और बाकी जो 9,000 करोड़ है, इसकी हेल्प से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फिशिंग हार्बर्स है या कोल्ड चेन है या
तो इनको इम्प्रूव किया जाएगा, या जो मंडीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, उधर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी, सप्लाई चेन को इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरा, जो मछुआरे हैं उनको एक तो पर्सनल इंश्योरेंस प्लस जो बोट का इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करने का प्रपोजल रखा गया है। प्लस एक जो पीरियड आता है खासकर जिसमें आपका जैसे जो मछुआरे समुद्र में फ़िश पकड़ने जाते हैं या जो नदियों में पकड़ते हैं, तो ये जो फ्लड्स का सीज़न होता है या जब समुद्री तूफान का सीज़न होता है उस समय जो फ़िशिंग होती है बैन होती है, परमिटेड नहीं होती है। या एक दूसरा सीज़न भी होता है जब जो फ़िश ब्रीड कर रही होती हैं, ताकि देखिए जो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो हम फ़िशेस पकड़ लेंगे या पूरी फ़िश पकड़ लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बैन पीरियड इसलिए भी अनफोर्स किया जाता है, तो उस दौरान उनको सपोर्ट की जाएगी, ठीक है, उनको सपोर्ट दी जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो पूरी योजना है इसकी हेल्प से जो फ़िश प्रोडक्शन है वो करीब 70 लाख टन्स के आसपास बढ़ जाएगा अगले 5 सालों में। प्लस 55 लाख लोगों को नया रोज़गार मिलने की संभावनाएं पैदा होंगी। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे इस सेक्टर में। अब जो तीसरी अनाउंसमेंट थी वो थी आपकी, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है, और डेयरी प्रोड्यूस करने में किसका यूज़ होता है, काउस का, बफेलोस का, शीप का, गोट्स का। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं इनमें जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये काफ़ी कॉमन होता है, जिस वजह से डेथ्स भी होती हैं और हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो उससे डील करने के लिए एक 13,000 करोड़ रुपीज़ का जो 30,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को, ठीक है। तो बेसिक एम क्या है, तो हमारी कंट्री में 53 करोड़ एनिमल्स हैं, उनका 100% वैक्सीनेशन करना। तो ये बेसिकली जनवरी से चल रहा है और अब तक 1.5 करोड़ काउज एंड बेफेलोस को टैग एंड वैक्सीनेट कर दिया गया है, यानी कि उनको वैक्सीनेशन दे दी गई है और उनको टैग कर दिया गया है ताकि ये पता चल सके कि किस एनिमल को वैक्सीनेशन हो गई है, किसको नहीं हुई है। पांचवा आता है एक ₹15,000 करोड़ का फंड बनाया जा रहा है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जो जो कैटल है जैसे काउज एंड बेफेलोज हैं, तो इनको जो हम चारा देते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। प्लस जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए, खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें इंडिया की स्ट्रेंथ है, जैसे कॉटेज चीज़ या पनीर है, ठीक है, या और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या मिल्क पाउडर है, उनको और अच्छे से डेवलप करना ताकि हम उनको एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकें, ठीक है। छठा आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो हर्ब्स हैं, हर्बल मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस है, खासकर जैसा कि आपने देखा होगा गिलोय पे बहुत ज़्यादा फोकस है जब से डेंगू फैला है, ठीक है ना। एक बाबा है हमारे देश में, वो भी काफ़ी प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। और ओवरऑल वर्ल्ड का जो फोकस है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, वो एलोपैथी से हटके ऐसी मेडिसिन की तरफ जा रहा है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे काफ़ी कम हो, ठीक है। तो ₹4,000 करोड़ दिए गए हैं हर्बल कल्टीवेशन के लिए, और अराउंड 1 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको हर्बल कल्टीवेशन के अंडर लाया जाएगा, ठीक है। प्लस जो गंगा है उसके दोनों बैंक्स पे दोनों तरफ हर्बल कल्टीवेशन किया जा सके, उसके लिए जो नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड है वो 800 हेक्टेयर में गंगा के जो बैंक्स हैं उनके बगल में एक कॉरिडोर डेवलप करेगा 800 हेक्टेयर का, जहाँ पे हर्बल मेडिसिन की कल्टीवेशन होगी। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। तो देखिए जो बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है, उसके लिए 500 करोड़ रुपीज़ का फंड दिया गया है, जिससे करीब 2 लाख बी कीपर्स को अराउंड द कंट्री फ़ायदा मिलेगा। इसका बेसिक एम ये है कि जो बी वैक्स है उसका इम्पोर्ट हमें ना करना पड़े, ठीक है। और प्लस जो फार्मर्स हैं उनको भी एक इंसेंटिव मिल सकता है कि अपनी खेती के साथ 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 में एक और एक्टिविटी कर सके ताकि उनकी आय को भी बढ़ाया जा सके। 8वां है, ये है आपका ऑपरेशन ग्रीन्स। बेसिकली ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पहले क्या था, जो टमाटर, आलू, प्याज, तो देखिए ये जो 3 बेसिक ये जो वेजिटेबल्स हैं ये कंट्री में बहुत खाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं दाल के दाम बढ़े तो शायद इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आलू और प्याज के दाम बढ़ जाएँ तो बहुत हाहाकार मच जाता है, क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कंट्री में टमाटर, आलू, प्याज, ये 3 चीज़ें हर कोई खाता है, ठीक है।
तो पहले क्या था कि सिर्फ टमाटर आलू प्याज पे ही आपको ट्रांसपोर्टेशन में 50% सब्सिडी मिलती थी और स्टोरेज पे भी 50% सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब क्या है, सरकार पायलट बेसिस पे अगले 6 महीने के लिए ये जो स्कीम थी सब्सिडी वाली, ये टमाटर आलू प्याज के अलावा और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी लागू करेगी। ठीक है, और देखना चाहेगी कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो ये थे आपके 8 रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लेकर आई है। अब बात करते हैं 3 गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। देखिए 1955 में एक एक्ट बना था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो बेसिकली क्यों बना था ये, इसलिए बना था कि देखिए उस समय जो सिचुएशन थी कंट्री की, वो ये थी कि हमें जितनी ज़रूरत थी हम उतना खाद्यान्न पैदा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, प्लस उस वजह से ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी होती थी, उस चीज़ को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया गया था। इसके अंडर एक प्रोविज़न था, वो ये था कि कोई भी आदमी चीज़ों को होल्ड ना करे, उसके लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक लिमिट से ज़्यादा कोई ट्रेडर अपने यहाँ स्टोर करता तो उसको जेल भी हो सकती थी। यही कारण है कि जैसा कि आप देखते हैं कि आज जो ट्रेडर्स हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा चीनी नहीं खरीदते हैं, उनको डर होता है। प्लस तो इसका एडवांटेज क्या था कि फूड की शॉर्टेज नहीं होने दी जाती थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज किसानों को भी भुगतना पड़ता था। वो ये था कि उनको बेटर प्राइस नहीं मिल पाता था, और प्लस कई बार कंज्यूमर्स को भी दिक्कत होती थी। या तो कई बार ओवर स्टॉक हो जाता था, या कई बार जब सप्लाई की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो कंज्यूमर्स को दिक्कत उठानी पड़ती थी। तो अब क्या होगा, जो आपके सीरियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, इनका जो मार्केट है डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। प्लस जो प्रोसेसर्स हैं, जो फूड को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, या जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनेगा। देखिए आज जो है सिचुएशन बदल चुकी है। अब क्या है कि हम जितना खाते हैं, उस जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, और जो फार्मर्स हैं उनको एक बेटर प्राइस मिलना शुरू होगा। देखिए फार्मर्स क्या है कि अगर ओवर स्टॉक हो जाए तो बेचारे परेशान, अगर शॉर्टेज हो जाए तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों परेशान। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए अब तक क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई बिज़नेस खोलें तो आपके पास एक राइट होता है ये चूज़ करने का कि आपका कंज्यूमर कौन होगा। मान लीजिए किसी का रेडीमेड गारमेंट्स का काम है और वो होलसेलर है, तो वो रिटेलर्स को बेचेगा, वो इंडिविजुअली दुकान खोल के कंज्यूमर्स को नहीं बेचेगा। प्लस जो रिटेलर है उसकी चॉइस है कि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को बेचेगा। लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं है। किसान जो हैं अपने प्रोड्यूस को जिसे चाहे उसे नहीं बेच सकते, वो सिर्फ उनको बेचने के लिए मंडी ही जाना पड़ता है। और मंडी में कौन होते हैं, ट्रेडर्स। वो ट्रेडर्स जिनके पास लाइसेंसेस होते हैं। तो इस वजह से मार्केट में क्या होता है, कार्टलाइजेशन हो गया है, मोनोपोली हो गई है कुछ ट्रेडर्स की। मान लीजिए हल्दीराम को भुजिया बनाने के लिए या मूंग दाल बनाने के लिए मूंग दाल एक्वायर करनी है किसानों से, लेकिन वो डायरेक्टली किसानों से नहीं खरीद सकती, उसे किसी ट्रेडर से खरीदना होगा जिसके पास लाइसेंस होगा, और वो ट्रेडर ये मूंग दाल किसानों से एक्वायर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब आयरनी है हमारी कंट्री की। तो अब इसमें चेंजेस प्रपोज करे गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि एक सेंट्रल लॉ लाया जाएगा ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसको जो फार्मर्स है अपनी स्टेट के बाहर भी बेच सकें, एक कॉमन मार्केट क्रिएट हो, स्टेट्स के बीच में भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल किए जा सकें। ठीक है। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स के पास चॉइस होगी कि वो किसको बेचना चाहते हैं, और इससे क्या होगा, उनको अपने चीज़ों की बेहतर कीमत मिल पाएगी। अब क्या होता है, किसान अपनी बैलगाड़ी में सब्जी रख के मंडी में बेचने पहुंचता है, वहाँ उसे मनचाहा दाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसको बेचनी पड़ती है, कई बार घाटे में भी, क्योंकि वो अपनी बैलगाड़ी को वापस गाँव नहीं ले जा सकता 20-25 किलोमीटर दूर। अब आते हैं तीसरा रिफॉर्म। तो ये हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए क्या होता है, जब किसान अपनी फसल की बुआई करता तो उसे पता नहीं होता कि जब मैं फसल की कटाई करूँगा, हार्वेस्ट करूँगा, तो मुझे कितना दाम मिलेगा चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और फार्मर्स को एक एश्योरेंस देने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। प्राइवेट सेक्टर के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको किसानों तक पहुँचाया जाएगा, प्लस एक लीगल फ्रेमवर्क होगा ताकि जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली रिटेलर्स को, एक्सपोर्टर्स को या फूड प्रोसेसर्स को बेच सकें, ताकि उनको अपनी चीज़ों का बेहतर दाम मिल सके। सो थैंक यू ऑल गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो अनाउंसमेंट्स होगी उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।